कोरोना संक्रमण को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं स्थगित। अब 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की। पांच राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार खत्म। और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात प्रदेश की। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर प्रवेश के लिए वांछित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में तकनीकी पाठ्यक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा एंड फार्मेसी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी कोरोना संक्रमित कई नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कल रविवार को कोरोना के 429 नए मरीजों की पहचान की गई थी। उन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,613 हो गई है। फिलहाल 2,626 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रायपुर जिले में कल सबसे अधिक 199 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। राजधानी रायपुर स्थित जीएसटी कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जीएसटी कार्यालय भवन को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से जीएसटी कार्यालय भवन को सैनिटाइज किया गया और शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मंत्रियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और लॉकडाउन की समीक्षा की। बताया गया है कि बैठक में कोरोना संक्रमण के ज्यादा प्रभाव वाले इलाकों में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में कोरोना की जांच नहीं की जा रही है। वास्तविक में जिस प्रकार से जांच की संख्या बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ी। जो मजदूर यहां से बाहर से आए जिसके कारण कोरोना की बात आ रही है कि विस्तार हुआ, ऐसे लगभग 7 लोग आए। ये 7 लाख लोगों का भी जांच अभी तक नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में कम संख्या है, जांच ज्यादा हुई है। यहां मात्र 10 लाख में 2288 के औसत के दर पर जांच हो रही है। इसके साथ ही साथ में जो यहां पर लैब की स्थापना होनी चाहिए, लगातार प्रयास होने के बाद भी 15 जून को जो 3 लैब की स्थापना होने थे आरटीपीसीआर के लिए, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, 15 जुलाई निकल गई, 25 जुलाई निकल गई, लेकिन वो लैब की स्थापना नहीं हुई। और देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। और अब वो खबर जिसका हर भारतीय को इंतजार है। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है।
इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं और ये रिफ्यूलिंग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी स्थित अल धाफरा एयरबेस पर रुकेगा। 5 राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन 5 विमानों की तैनाती चीन सीमा विवाद के मद्देनजर की जाएगी। ये 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप हैं। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। कुछ और अपने प्रशिक्षण के उन्नत चरण में हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 2 जून भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर इस बाबत बातचीत भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि फ्रांस ने कोरोना महामारी के बावजूद भारत को राफेल विमान की डिलीवरी की जाएगी। ये विमान अपने साथ कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। और प्रदेश की खबरों में जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के ग्राम लुड़ेग पंडरी बहला में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरगुजा क्षेत्र से 14 हाथियों का दल बीते कुछ दिनों से पत्थलगांव इलाके में पहुंच गया था। इस दौरान हाथियों का दल गांव में घुसकर कई घरों और फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। वन विभाग के एसडीओ आर पैकरा ने बताया कि बीती रात हाथियों के दल ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पंडरी बहला जो लुड़े का ही एक मोहल्ला है, इसमें विचरण करते हुए ये जो मृतक है उनके घर के पास पहुँचे। पहले तो उनके घर को तोड़ना शुरू किया तो उन्होंने डर के इधर उधर भागने लगे और इसी बीच में हाथी से उसका सामना हो गया और फिर हाथी ने उसको कुचल दिया। घटना के बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, जहां मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से लगातार दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में भी हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहा है। आज सुबह एक हाथी पुरातात्विक नगरी सिरपुर में घुस गया। इस हाथी ने किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाने के बाद वन विभाग के डिपो के मेन गेट को तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिरपुर क्षेत्र में इन दिनों 3 हाथियों का दल मौजूद है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अब किसान काले चावल की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाने वाले काले चावल की मांग दिल्ली और मुंबई सहित कई बड़े शहरों और विदेशों तक है। कोरबा जिले के करतला विकास खंड में किसान नाबार्ड की मदद से काले चावल की खेती कर 2 से 3 गुना तक लाभ कमा रहे हैं। यहां लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में लगभग 250 किसान इस विशेष प्रजाति के चावल का उत्पादन कर रहे हैं। करतला के किसान जीवनलाल पटेल ने बताया है कि काले चावल की कीमत अच्छी मिल रही है। प्राइस में हम लोग नाबार्ड के सहयोग से अपने जो क्षेत्र है करतला ब्लॉक में उसमें 30-35 गांव में हमारा काम है और यहाँ लोग सामान्य पहले जो धान होता था हाइब्रिड होता था उसको उत्पादन करते थे और उसका बाजार में भाव वही 20 से 40 रुपए तक रहता था। तो हमने नाबार्ड के सहयोग से अपने जो बड़ी हितग्राही किसान हैं उनको ब्लैक राइस का उत्पादन करने के लिए बोले। तो उसमें क्या है, ब्लैक राइस का उत्पादन पहले लोग करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो करगा जैसे दिखता था। धीरे धीरे उनके फायदे न्यूज़ के माध्यम से पेपर में आया तो आज जागरूक हुए। हम लोग लगातार अपने समिति के माध्यम से किसानों को जागरूक किए कि भाई ब्लैक राइस का क्या क्या फायदा है उसके बारे में। फिर किसान ने लगाना शुरू किया क्योंकि बाजार में इसका भाव भी अच्छा है। एक और किसान तैल सिंह राठिया ने बताया कि अपने खेतों में सामान्य धान के स्थान पर अब वे काले चावल की जैविक खेती कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें क्या है ना, नाबार्ड वाले हम उसके मेंबर हैं, इनसे चर्चा हुआ कि भाई ब्लैक राइस की खेती कीजिए, ज़्यादा रेट में बिके करके। हो सकता है ज़्यादा रेट में 30 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि सिल्की या 1012 में बिकता था और तो इस हिसाब से फायदा है। और जो ब्लैक राइस का खेती है ये खाद से मतलब उपयोग किया गया है, इसमें कोई डीएपी यूरिया का उपयोग नहीं है इसमें, क्योंकि सेहत के लिए ठीक रहेगा करके। मान लो डीएपी यूरिया लगाते तो ये गुणवत्ता जो मार खाती, इसलिए हम लोग जैविक खेती किए हैं, लोग बताए हैं नाबार्ड वाले, उस हिसाब से खेती हुआ है और पैसे के हिसाब से तो बराबर आ जा रहा है, फायदा हो रहा है।
और इस बारे में कृषि विभाग के उप संचालक एमजी भयाम कुंवर ने बताया है कि कोरबा के करतला में काले चावल की अच्छी पैदावार होने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में दिल्ली एक्सपो मार्क में भेजा गया है, जहां इस काले चावल को अच्छा प्रतिसाद मिला है। रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं। भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने में बिहान की महिलाएं भी लगी हुई हैं। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। बालोद जिले के ग्राम पैरी के धन धान्य स्व सहायता समूह की महिलाएं धान की बालियों का उपयोग कर राखियों का निर्माण कर रही हैं। इनके द्वारा बनाई गई राखियों की बाजार में अच्छी मांग भी है। समूह की महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद राखी बनाने का काम उन्होंने शुरू किया है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। 3 महीने का प्रशिक्षण लिए हैं। हमारे गांव में विमल वैदिक आश्रम है, वहां जाकर हम लोग 3 महीने का प्रशिक्षण लिए। उसके बाद हम लोग समूह बनाए, बिहान से जुड़े हैं और उसके बाद अपना रोजगार स्टार्ट किए थे। हम लोग राखी बनाने के लिए बस अपने बिहान की तरफ से ही हमको मिला है मार्गदर्शन, जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं। और हम लोगों ने समूह के माध्यम से ही, समूह से पैसे से ही हम लोग ये काम चालू किए हैं और लगभग 10-12 हज़ार का हम लोग बिक्री कर लिए हैं। बालोद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश चंद्राकर ने बताया कि विभाग की तरफ से राखियों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही इनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। विभाग की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया गया और थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से राखी बनानी है। तो विभाग उसके प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया है, उसकी मार्केटिंग कर रही है। हम लोग रायपुर में भी स्टॉल लगाने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा जिला कार्यालय और अपन नगरीय क्षेत्रों में भी स्टॉल लगवा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में भी, बड़े पंचायतों में स्टॉल लगवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राखियाँ बिक्री हो सके। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार प्रदेश में विभिन्न महिला समूहों द्वारा सब्जियों के बीज और बांस की मदद से भी राखियों का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत वैष्णव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नारायणपुर जिला के से करीब 50 किलोमीटर दूर बारसूर मार्ग पर स्थित करियामेटा कैंप से सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं स्थगित। अब 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की। पांच राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार खत्म। और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद। और इसी के साथ ये समाचार